हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो हम लोग इस वीडियो में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का। तो दोस्तों आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। और एक बात और बता दें कि चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस वीडियो को देखने के बाद एक भी क्वेश्चन आप लोगों को छूटने वाला नहीं है। इसीलिए आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा और साथ में नोट्स करते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट्स करते जाइएगा। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर, ध्यान में देखिएगा, ध्यान में रखिएगा, मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों तथा व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, मानव भूगोल कहलाता है। मानव भूगोल किसे कहते हैं दोस्तों? कि भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर, यानी कि मानव का जो जन्म हुआ है वहाँ से लेकर उसके वर्तमान समय तक का जो सफ़र होता है, वह पर्यावरण के साथ जो संबंध होता है, जो व्यवहार होता है, उसी के अध्ययन को हम लोग मानव भूगोल कहते हैं। यानी कि मानव भूगोल में मानव तथा पर्यावरण का जो संबंध होता है, जो व्यवहार होता है, उसी के अध्ययन को हम लोग मानव भूगोल कहते हैं। तो हम लोग चित्र के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों कि मानव की उत्पत्ति से लेकर जब से मानव का उत्पत्ति हुआ है और उसका वर्तमान समय तक, यानी अभी के समय तक का जितने भी मानव पर्यावरण के साथ जितने भी संबंध है, उसी के अध्ययन को हम लोग मानव भूगोल कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक बात और बता दें कि मानव भूगोल को एग्जाम में अगर परिभाषित करने के लिए बोला जाए तो केवल यह डिफिनेशन लिखने से काम नहीं चलेगा। इसके साथ साथ किसी एक भूगोलवेत्ता के द्वारा जो मानव भूगोल को परिभाषित किया गया है उसको भी एक पॉइंट में लिखना जरूरी होता है। तो हम लोग इस टॉपिक को देख लेते हैं दोस्तों। मानव भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, इसमें 2-3 परिभाषाएं दिया हुआ है अलग अलग भूगोलवेत्ता के अनुसार, यानी कि मानव भूगोल को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो हम लोग फर्स्ट में देख लेते हैं फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार। मानव भूगोल समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी कि इनके अनुसार मानव भूगोल समाजों और धरातल के बीच जो संबंध होता है उसी के संश्लेषित अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है। यह रेटजेल के अनुसार कहा गया है। तो इसके आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल है। यह ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यह 1 नंबर में भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी और तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल है। मानव भूगोल के जनक कौन है दोस्तों? फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में मानव तथा पर्यावरण का अध्ययन किया है। यानी कि रेटजेल का जो पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी, उसमें है सो मानव तथा पर्यावरण का जो अध्ययन है उसी में किया गया है। यह किसके द्वारा किया गया है? रेटजेल के द्वारा। आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट भूगोलवेत्ता के बारे में देख लेते हैं, कुमारी एनएल सैंपल के द्वारा। कुमारी एनएल सैंपल के द्वारा मानव भूगोल को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी कि एनएल सैंपल के द्वारा कहा गया है कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी कि अस्थिर पृथ्वी का तथा क्रियाशील मानव के बीच जो परिवर्तनशील होता है, उनकी अलग अलग परिवर्तन आता है मानव में, उसी का जो संबंध होता है उसी का अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है। यह किसके द्वारा कहा गया है? एनएल सैंपल के द्वारा कहा गया है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं पॉल विडाल डी ला ब्लास के द्वारा। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा
इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है, वह मानव भूगोल कहलाता है। यानी कि पॉल विडाल डी ला ब्लास के द्वारा कहा गया है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंध, यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले जो जितने भी प्रकार से नियंत्रित किया जाता है, यानी भौतिक नियम तथा इस पर रहने वाले जीवों के बीच जो संबंध होता है, उसी का संश्लेषित ज्ञान तथा संश्लेषित अध्ययन को हम लोग मानव भूगोल कहते हैं। यह किसके द्वारा कहा गया है? पॉल विडाल डी ला ब्लास के द्वारा। तो यह तीनों भूगोलवेत्ता का जो मानव भूगोल को परिभाषित किया गया है, यह इम्पोर्टेंट है, एको करके तीनों याद कर लीजिएगा। ये तीनों में से किसी के बारे में पूछ सकता है एग्जाम में, इसीलिए सब का सब इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, मानव के प्रकृतिकरण से क्या अभिप्राय? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग नोट्स करते जाइएगा। मानव के प्रकृतिकरण से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। मानव का प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार अपनी जीवन शैली को ढाल लेना ही मानव का प्रकृतिकरण कहलाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि मानव का प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार, यानी कि मानव द्वारा है सो प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार अपनी जीवन शैली को ढाल लेना ही मानव का प्रकृतिकरण कहलाता है। यानी कि अपनी जीवन शैली को प्रकृति के वातावरण के अनुसार जीना ही प्रकृतिकरण कहलाता है। जब मानव प्रकृति के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए विवश होता है, तो इसे ही मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता है। यानी कि जब मानव द्वारा इसको प्रकृति का निर्देश होता है, उसके अनुसार मतलब अपने आप को ढालने के लिए विवश हो जाता है, उसी को प्रकृतिकरण, मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे देखा जाए कि मानव ना सोचते हुए पर भी प्रकृति के वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, उसी को यहाँ पे मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता है। प्रकृति वातावरण का स्पष्ट प्रभाव मानव के जीवन शैली में झलकता है। प्रकृति वातावरण का स्पष्ट प्रभाव मानव के जीवन शैली में झलकता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, तो आप लोग नोट्स करते जाइएगा। अब हम लोग देख सकते हैं चित्र के माध्यम से कि मानव द्वारा है सो यहाँ पे प्रकृति के साथ अपने जीवन शैली को ढाल लेना ही मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकृति के मानवीयकरण से क्या तात्पर्य? यह भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रकृति के मानवीयकरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर जान लेते हैं हम लोग। जब मानव को प्रकृति द्वारा दिए गए अवसरों का लाभ दिखता है, यानी कि जब मानव को प्रकृति द्वारा जो अवसर दिया गया है उसका जो लाभ दिखता है, तब उसके क्रियाकलापों के छाप प्राकृतिक वातावरण पर भी पड़ता है। इस परिस्थिति को प्रकृति का मानवीयकरण कहते हैं। प्रकृति का मानवीयकरण कहते हैं। यानी कि देखा जाए कि मानव द्वारा जब देखा जाता है कि प्रकृति द्वारा जो लाभ मिलता है, उसका जो लाभ दिखता है, उसके अनुसार जब उसका क्रियाकलाप का छाप प्रकृति वातावरण पर पड़ता है, तो इस परिस्थिति को प्रकृति का मानवीयकरण कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि प्रकृति द्वारा जो अवसर दिया गया है, प्रकृति द्वारा जितने भी प्रकार का अवसर दिया जाता है, जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बरसात के दिनों में जब बारिश होता है तो किसानों द्वारा यह लाभ लिया जाता है कि बारिश होता है तो अपना जो खेती होता है वो अच्छे तरीक़ों से होता है। यानी कि यह प्रकृति द्वारा जो लाभ दिया गया है और इसका जो छाप पड़ता है, यानी कि इसका जो क्रियाकलाप है, यानी कि किसानों द्वारा जो क्रियाकलाप किया गया है, जो
खेती किया गया है उसका जो छाप होता है, उसका जो क्रियाकलाप होता है वो प्रकृति वातावरण पर भी पड़ता है। यानी कि खेती करने से आप लोगों का वातावरण भी शुद्ध होता है, पेड़ पौधा लगाने से आप लोगों का वातावरण शुद्ध होता है। यानी कि यह प्रकृति का जो वातावरण है इस पर तो किसी न किसी प्रकार से छाप पड़ा है, किसी न किसी प्रकार से चिन्ह पड़ा है कि किसानों द्वारा जो काम किया गया है वह अच्छे तरीके का काम किया गया है। इस परिस्थिति को ही प्रकृति का मानवीयकरण कहते हैं। तो हम लोग यह ध्यान से देख चुके हैं। अब हम लोग एक बात और बता दें कि प्रकृति का मानवीयकरण का और ज़्यादा अध्ययन करने के लिए हम लोग निश्चयवाद तथा नव निश्चयवाद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया हुआ मानव भूगोल की किन्हीं 4 शाखाओं के नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मानव भूगोल की किन्हीं 4 शाखाओं के नाम लिखिए। पहला हो जाएगा सामाजिक भूगोल, सेकेंड हो जाएगा नगरीय भूगोल, थर्ड हो जाएगा जनसंख्या भूगोल, 4 हो जाएगा आर्थिक भूगोल और 5 नंबर हो जाएगा राजनीतिक भूगोल। ये जितने प्रकार के 5 प्रकार का जो भूगोल होता है यह भूगोल का मानव भूगोल का शाखा है, इसीलिए यह पांचों का ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन में पूछ देगा सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल तथा राजनीतिक भूगोल, यह पांचों को याद रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं संभववाद। यानी कि निश्चयवाद जो है, निश्चयवाद हम लोग अभी पढ़ेंगे और फर्स्ट में पढ़ लेते हैं संभववाद। संभववाद में किसे कहते हैं? यह एक भौगोलिक सिद्धांत है। संभववाद एक भौगोलिक सिद्धांत है जिसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण पर निर्भर होता है। यानी कि संभववाद में क्या देखने को मिल रहा है कि मनुष्य का जो सारा काम होता है वह पर्यावरण पर निर्भर होता है। यह संभववाद के द्वारा कहा गया है। इसका प्रयोग सबसे पहले जर्मन भूगोलवेताओं ने किया था। इसके प्रवर्तक रेटजेल है। इसके प्रवर्तक रेटजेल है। यानी कि संभववाद एक भौगोलिक सिद्धांत है। ध्यान में रखिएगा, संभववाद एक भौगोलिक सिद्धांत है जिसके अनुसार मनुष्य का सारा काम होता है सो पर्यावरण पर निर्भर होता है। इसका प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? तो जर्मन के भूगोलवेताओं ने किए थे। इसका प्रयोग, संभववाद का प्रयोग जर्मन के भूगोलवेताओं ने किए थे। इसके प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक रेटजेल है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं नव निश्चयवाद के बारे में। नव निश्चयवाद यहाँ पे बोल रहा है प्रकृति के नियम को समझकर पर्यावरण में बदलाव लाना, यानी कि नए वस्तु का निर्माण करना, जैसे नहर का निर्माण, घर का निर्माण, यह जितने प्रकार का निर्माण होता है ही नव निश्चयवाद कहलाता है। यानी कि देखा जाए तो प्रकृति के नियम को समझकर, यानी प्रकृति का जो नियम होता है, जितने प्रकार का नियम होता है उसको समझकर पर्यावरण में बदलाव लाना ही नव निश्चयवाद कहलाता है। जैसे कि हम लोग प्रकृति का जो नियम होता है, यानी कि हम लोग किसी प्रकार का निर्माण करेंगे, जैसे नहर का निर्माण करेंगे, घर का निर्माण करेंगे, तो इससे पृथ्वी का कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इसी का जो बदलाव होता है, यानी कि पर्यावरण में जो बदलाव होता है, इसी को नव निश्चयवाद कहा जाता है। नव निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार मानव को प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। यानी कि नव निश्चयवाद के अनुसार मानव का जो प्रकृति का जो नियम है उसे पालन करना चाहिए, मानव को पालन करना चाहिए, उसके नियमों को निभाना चाहिए। इस विचारधारा के प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद को रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया था। यानी कि इस विचारधारा को, यानी कि नव निश्चयवाद विचारधारा को ग्रिफिथ टेलर के अनुसार क्या चीज का नारा दिया था? रुको और जाओ निश्चयवाद। रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। तो किसके लिए दिया था? तो नव निश्चयवाद के लिए दिया था। इसलिए आप लोग ध्यान इसको भी
आप लोग ध्यान में रखिएगा, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, मानव भूगोल की नवीन विचारधाराएं। आप लोग एक बात और ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये जो नवीन विचारधाराएं हैं मानव भूगोल का, यह 3-4 प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे कि कल्याणकारी विचारधारा, आमूलवादी विचारधारा, व्यवहारवादी विचारधारा। ये जो 3 विचारधाराएं होते हैं ये एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। कभी पूछ देगा कल्याणकारी विचारधारा किसे कहते हैं, कभी पूछ देगा आमूलवादी विचारधारा किसे कहते हैं, तो कभी पूछ देगा व्यवहारवादी विचारधारा को परिभाषित करें। तो इस प्रकार से पूछ देगा अलग अलग, इसीलिए आप लोगों तीनों को अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि कल्याणकारी विचारधारा किसे कहते हैं, या आमूलवादी विचारधारा या व्यवहारवादी विचारधारा किसे कहते हैं। इसीलिए हम लोग अब फर्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, कल्याणकारी विचारधारा। लोगों के सामाजिक कल्याण, यानी कि लोगों द्वारा जो सामाजिक कल्याण किया जाता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित विचारधारा ही कल्याणकारी मान्यता वाली विचारधारा कहलाते हैं। कल्याणकारी विचारधारा ही कल्याणकारी मान्यता वाली विचारधारा किसे कहते हैं दोस्तों, क्योंकि लोगों द्वारा जो सामाजिक कल्याण किए जाते हैं, जैसे कि शिक्षा देना या स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी कल्याणकारी विचारधारा होते हैं सभी इसको कल्याणकारी विचारधारा कहलाते हैं। आप लोग फर्स्ट टॉपिक को समझ लिए होंगे, कल्याणकारी विचारधारा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, आमूलवादी विचारधारा। आमूलवादी विचारधारा में क्या है, वह विचारधारा जिसने निर्धनता के कारण, बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया है, उस विचारधारा को आमूलवादी विचारधारा कहा जाता है। उस विचारधारा को आमूलवादी विचारधारा कहा जाता है, यानी कि वह विचारधारा जिसने निर्धनता के कारण, बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया है, इस विचारधारा को आमूलवादी विचारधारा कहते हैं। यह टॉपिक को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, आमूलवादी विचारधारा। इसके आगे देख लेते हैं, इस विचारधारा का संबंध समकालीन सामाजिक समस्याओं एवं पूंजीवादी के विकास से था। आमूलवादी विचारधारा का संबंध किससे था, समकालीन सामाजिक समस्याओं एवं पूंजीवादी के विकास से था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक समझ लेते हैं, व्यवहारवादी विचारधारा। व्यवहारवादी विचारधारा किसे कहते हैं, वह विचारधारा जो प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जाति के साथ प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के आधार पर अध्ययन किया गया है। व्यवहारवादी विचारधारा में क्या है, इसमें से प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ, यानी कि जो जिसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है उसके साथ साथ मानव जाति के साथ यानी कि जो प्रजाति होते हैं उसका जो धर्म होता है इत्यादि पर जो आधारित सामाजिक संवर्गों के आधार पर जो अध्ययन किया जाता है, सामाजिक संवर्गों के आधार पर जो अध्ययन किया जाता है, उस विचारधारा को व्यवहारवादी विचारधारा कहा जाता है। तो हम लोग समझ गए ये तीनों को टॉपिक के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग नोट्स करते जाइएगा। अगर आप लोग एग्जाम में 450 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। आप लोगों को चैप्टर वाइज एक एक करके सभी सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों के पास वीडियो जल्दी पहुंचे। तो यहाँ पे इसका आंसर जान लेते हैं। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से व्यक्त किया है। उदाहरण के लिए प्रोफेसर ब्लास ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र 3 मूल वर्गों में विभाजित किया है। मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वह प्रोफेसर ब्लास के द्वारा इसको 3 मूल वर्गों में विभाजित किया गया है। हम लोग देख लेते हैं 3 मूल वर्ग। पहला है जनसंख्या, सेकेंड है सांस्कृतिक तत्व,
थर्ड है यातायात के साधन। ये जो 3 वर्ग है, ये मूल वर्ग है, वह किसके द्वारा दिया गया? प्रोफेसर ब्लास के द्वारा दिया गया है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र। अब हम लोग आगे देख लेते हैं दोस्तों। जबकि जीन ब्रूस नामक भूगोलवेता ने अपनी पुस्तक ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव भूगोल का विषय क्षेत्र जो है वह 3 प्रमुख वर्गों तथा 6 उपवर्गों में विभाजित किया है। यानी कि जो जीन ब्रूस है यह भूगोलवेता है, तो इसके द्वारा अपनी पुस्तक ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है, इसको इसे 3 प्रमुख वर्गों तथा 6 उपवर्गों में विभाजित किया है। चलिए अब हम लोग एक एक करके प्रमुख वर्ग तथा उपवर्गों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला है मिट्टी के अनुपादक उपयोग। मिट्टी के अनुपादक उपयोग यह प्रमुख वर्ग है पहला, जिसका उपवर्ग क्या है? मकान तथा सड़कें। यह अनुपादक उपयोग है, यानी कि मकान तथा सड़कें में अनुपादक उपयोग किए जाते हैं किसका? मिट्टी का। सेकेंड प्रमुख वर्ग है पौधों एवं पशुओं पर विजय। पौधों एवं पशुओं पर विजय यह सेकेंड प्रमुख वर्ग है। इसका उपवर्ग क्या हो जाएगा? कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन इसका प्रमुख उपवर्ग है। अब थर्ड है विनाशकारी अथवा लुटेरी अर्थव्यवस्था। ये थर्ड है सो प्रमुख वर्ग है। क्या है? विनाशकारी अथवा लुटेरी अर्थव्यवस्था, जिसमें से 2 उपवर्ग कौन से? खनिजों का शोषक तथा पौधों एवं पशुओं का विनाशकारी उपयोग। पौधों एवं पशुओं का विनाशकारी उपयोग। यह हम लोग ये जितने प्रकार के उपवर्ग तथा वर्ग के प्रमुख वर्ग के बारे में जाने, ये सभी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान में इसको नोट्स करते जाइएगा। अब इसके आगे देख लेते हैं। उपर्युक्त विद्वानों के अतिरिक्त एल्सवर्थ हंटिंगटन ने भी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 4 वर्गों एवं 21 उपवर्गों में 21 उपवर्गों में विभाजित किया, परंतु मानव भूगोल का अत्यंत क्षेत्र इतना बड़ा है, इतना व्यापक है कि इसकी व्याख्या करना बहुत कठिन है। यानी कि प्रमुख भूगोलवेता एल्सवर्थ हंटिंगटन के द्वारा भी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 4 वर्गों तथा 21 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, परंतु इसका जो क्षेत्र है वो इतना व्यापक है कि इसका जो अध्ययन करना ही बहुत ही कठिन है। इसलिए आप लोग ये दोनों के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताएं। तो उप क्षेत्र कौन कौन है? पहला है सांस्कृतिक भूगोल, सेकेंड है चिकित्सा भूगोल, थर्ड है निर्वाचन भूगोल, 4 है सैन्य भूगोल, 5 नंबर है लिंग भूगोल, 6 नंबर है सामाजिक कल्याण भूगोल, और 7 है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि। यानी बहुत सारे ऐसे भूगोल है जो प्रमुख भूगोल के उप क्षेत्र हैं। यानी कि मानव भूगोल का उप क्षेत्र कौन से हैं आप लोग यहाँ पे देख चुके हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग नोट्स करते जाइएगा और साथ में याद करते जाइएगा ताकि एग्जाम में आप लोगों को आसानी हो आंसर लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं। मानव भूगोल का उद्देश्य और प्रकृति क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। मानव भूगोल का उद्देश्य और प्रकृति क्या है? तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। मानव भूगोल वह शाखा है जिसके अंतर्गत मनुष्य और भौतिक पर्यावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल वह शाखा है जिसके अंतर्गत मनुष्य और भौतिक पर्यावरण का जो आपसी संबंध होता है उसका अध्ययन किया जाता है, परंतु इसका विस्तार क्षेत्र मनुष्य के विभिन्न कार्यों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कला विज्ञान, सरकार, राजनीति और धर्म का भी अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में
ये सभी का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कला विज्ञान, सरकार, राजनीति और धर्म का भी अध्ययन किया जाता है। किसमें? मानव भूगोल में किया जाता है। चलिए इसके आगे हम लोग देख लेते हैं। मनुष्य कहीं प्रकृति तो कहीं प्रकृति के अनुसार बदल जाता है। यहाँ पे बोल रहा है मनुष्य कहीं कभी इसको प्रकृति को बदल देता है तो कभी इसको खुद अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल देता है। इसलिए भूगोल की प्रकृति न केवल पर्यावरण और मनुष्य के संबंधों का बल्कि संपूर्ण मानवीय गतिविधियों का पर्यावरण से समानवंश का अध्ययन करता है। यानी कि मानव भूगोल में है सो न केवल पर्यावरण और मनुष्य का संबंधों का बल्कि सो संपूर्ण मानवीय गतिविधियों यानी मानव के द्वारा जितने प्रकार की गतिविधि किया जाता है पर्यावरण से वह समानवंश का अध्ययन है सो मानव भूगोल कहलाता है। अब इसका आगे देख लेते हैं उदाहरण के साथ। जैसे कि देख सकते हैं थार मरुस्थल में सिंचाई की सुविधा द्वारा कृषि क्षेत्र का विस्तार किया गया जो पर्यावरण परिवर्तन का एक उदाहरण है। इसमें देख सकते हैं कि मनुष्य के द्वारा ऐसो थार मरुस्थल में सिंचाई करके ऐसो कृषि का विस्तार हुआ। इससे क्या हुआ? देखिए यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, यानी कि मनुष्य द्वारा ऐसे पर्यावरण को परिवर्तन किया गया है। और इसके आगे हम लोग देख लेते हैं प्रकृति के अनुरूप ही मानव भूगोल के अध्ययन का उद्देश्य पर्यावरण में रहकर मनुष्य किस प्रकार अपना दैनिक जीवन व्यवस्थित करता है, यह मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है कि मानव भूगोल के जितने अध्ययन है का उद्देश्य मानव भूगोल के अध्ययन का उद्देश्य पर्यावरण में रहकर मनुष्य किस प्रकार, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि मनुष्य ऐसो पर्यावरण के अंदर रहकर अपना जो दैनिक जीवन है सो किस प्रकार व्यवस्थित करता है वह सो किस में आता है, तो मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य में आता है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े सभी इम्पोर्टेंट थे। और एक बात और बता दें, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी से पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आप लोग को एक बात और बता दें कि वीडियो लंबा होने के चलते इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप लोगों को नहीं दिया गया है। आपको नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों के लिए होमवर्क है फर्स्ट क्वेश्चन नियतिवाद से आप क्या समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन है संभाववाद की अवधारणा को उपयुक्त उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये 2 क्वेश्चन है, ये आप लोग होमवर्क बनाइएगा। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। आप लोगों को इस क्वेश्चन तथा और सारे क्वेश्चन का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग इस वीडियो का PDF लेना चाहते होंगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आप लोगों के पास वीडियो पहुंचे। तो इसी के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।